हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं हम अपनी दूसरी क्लास शब्द रचना। तो शब्द रचना वर्णों के बाद की अगली क्लास है जिसमें हम वर्णों से शब्द बनाना सीखेंगे। तो सपोज वर्ण एक ज और ल। तो क्या शब्द बनेगा? जल। तो शब्द रचना जो है वो शब्द विचार भी कहलाते हैं। शब्द विचार इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, देखते हैं टॉपिक। सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दों के भेद, फिर शब्दों की रचना देखेंगे, फिर प्रत्यय देखेंगे, संधि, विरिक्ति, समास, प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद, सामासिक पदों की सूची। यही सब हम देखेंगे और सीखेंगे कि शब्दों का निर्माण आखिर किस-किस प्रकार से हुआ है। मतलब शब्द कहाँ-कहाँ से लिए गए, कहाँ से आए, ये सब हमें देखना है। शब्दों के भेद क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में कि शब्द के भेद क्या हैं? तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द अकेले और कभी-कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं हमने शुरू में लिया था जल। तो आपको पता है जल का अर्थ क्या होता है? पानी। है ना? लेकिन अब यहाँ पर एक लाइन आ रही है, कभी-कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। तो जैसे जल के साथ में अगर हम जीरा मिला दें, तो बन जाएगा जल जीरा। तो देखिए एक विशेष पेय पदार्थ बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन मतलब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे-सीधे क्वेश्चन आता है तो इसलिए इसे याद रखना पड़ेगा हमें कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं। जैसे पानी सार्थक शब्द है और नीपा निरर्थक शब्द है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहते हैं खाना-वाना खा लिया, तो खाना तो ठीक है, वाना क्या होता है? वाना का तो कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द है। जैसे हम कहते हैं पानी-वानी दे दो भाई, पानी तो ठीक है, वानी क्या है? वानी कोई शब्द नहीं है। तो कहने का अर्थ है जिन शब्दों के अर्थ हैं तो वो तो सार्थक शब्द हुए और जिनके अर्थ नहीं है वो निरर्थक शब्द हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, फिर दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और फिर है विदेशी। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम यह संस्कृत के शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे-सीधे हिंदी भाषा में आ गए। तद्भव मतलब तद भव भव का मतलब है उत्पन्न, उससे उत्पन्न या उसके जैसे। तो ये हिंदी के शब्द हुए, जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन थोड़े से बदल गए। अब हम उन्हें आगे एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे। तीसरे नंबर पे है देशज। तो भई देशज कौन से शब्द हैं? देशज होते हैं हमारे स्थानीय भाषा के शब्द या हमारे खास शब्द जैसे हम उत्तराखंड से हैं, तो देखिए उत्तराखंड में जो शब्द होंगे वो थोड़े अलग टाइप के होंगे। जैसे माँ को हम यहाँ पर ईजा बुलाते हैं। तो और भी शब्द होंगे इस तरह के जो हम स्थानीय भाषा में प्रयोग करते हैं, उनको हम देशज शब्द कहेंगे। अगले शब्द हैं विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द क्या होते हैं? तो विदेशी शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से आए हैं। विदेशी भाषा, विदेशी भाषा क्या हो गई? जैसे अंग्रेजी हो गई, फारसी हो गई, जापानी हो गई या चीनी भाषा। और भी हैं, तुर्की है, ठीक है? इस तरह के जो विदेश हैं, वहाँ से जो शब्द हमने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। आगे चलिए। नेक्स्ट है, अब देखिए, अब इनको हम समझ लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा जो मौलिक शब्द है, मूल शब्द है, उसी को हम तत्सम कहते हैं। जो तत्सम उसी के समान है। ज्यों का त्यों। तो संस्कृत के ही ज़्यादातर बात कर लेते हैं। यहाँ संस्कृत के उन तत्सम शब्दों की सूची दे रहे हैं हम। जैसे तत्सम है आम, तो हिंदी में होगा आम। संस्कृत में है उष्ट्र, तो हिंदी में होगा ऊंट। चुल्ली, चूल्हा। चतुष्पदी का चौकी। जैसे गोमल, गोमय तो ये गोबर, घोटक, घोड़ा, शत, सौ और सपत्नी, सौत। तो अब हम समझ गए हैं कि इस प्रकार के शब्दों से आप समझ सकते हैं कि जो तत्सम हिंदी के जो संस्कृत के जो शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं और लेकिन आप देखिए ना जरा डिफरेंस नहीं है, बस हल्का सा बोलने का उच्चारण कर आम्र, आम, उष्ट्र, ऊंट। तो इन्हीं शब्दों को कन्वर्ट किया है तद्भव में। आगे चलते हैं तद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए तद्भव कहलाते हैं। तो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था आम्र का, तो वह आम बन गया। जैसे कृषक है, वह बन गया किसान। ठीक है? आगे चलिए। देखिए संस्कृत के हैं अग्नि, प्राकृत में होता था अग्नि, तद्भव में है आग।
संस्कृत में है मया, प्राकृत में है मई और तद्भव हिंदी में है मैं। वत्स, वच, बच्चा। चतुर्दश, चौदस, 14। तो आप देख रहे हैं ना संस्कृत किस तरीके से बढ़ रही है। पहले संस्कृत फिर प्राकृत में, प्राकृत से फिर तद्भव में। आप ऐसे एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। आपने कभी वो देखा होगा अम, धम्मम, संघम, गच्छामि, है ना? बुद्धम संघम गच्छामि ऐसे करके वो ये बौद्ध भाषा का है, तो बौद्ध मतलब प्राकृत पाली इस तरह के शब्द थे। तो धम्मम जो है वो धर्म है, संघम जो है वो संघ है, गच्छामि मतलब चलना है या आना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट देशज। देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। देखिए इनकी खास बात यही है कि इनके ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे उत्पन्न हुए या कब उत्पन्न हुए हमें कुछ नहीं पता है। जैसे तेंदुआ है, चिड़िया है, कटरा है, अंटा है। देखिए अब जैसे कि और भी शब्द ले लेते हैं, नून या फिर गदेरा। अब आप सब समझ रहे हैं इन सब भाषा के शब्दों को क्या होते हैं या फिर होता है भुल्ली। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम स्थानीय भाषा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके निर्माण का पता नहीं चलता या इनके उत्पन्न कब हुए ये सब नहीं पता चलता। आगे चलते हैं, विदेशी शब्द। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। फारसी शब्द, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली ये सब विदेशी शब्द हैं। अब देखते हैं, अब इम्पोर्टेंट आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि रचना या बनावट के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण। रचना या बनावट के अनुसार जो होंगी शब्दों का वर्गीकरण। पहला होगा रूढ़, यौगिक और दूसरा होगा योग रूढ़। देखिए रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द होंगे जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते और ये रूढ़ मतलब पुराने हैं, प्राचीन समय से आ रहे हैं। चलिए, जैसे अगर हम देखिए दीवार को अगर हम दीवार ना कहकर आज हम उसे हवा बुलाने लगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना? मतलब ये रूढ़ हो चुके हैं। दीवार से हम समझ जाएँगे कि दीवार मतलब क्या होता है। या अगर हम हाथ, पैर, बाल शरीर के अंगों की भी बात कर लें, तो जिसको हम बोल रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे ना हाथ क्या होते हैं, पैर क्या होते हैं, है ना? इससे हम कुछ और अनुमान नहीं लगाने लगेंगे। तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनेंगे। जैसे कि अब मान लेते हैं यौगिक शब्द जो होते हैं 2 अलग-अलग शब्दों से मिलकर बनेंगे। जैसे कि एक शब्द ले लेते हैं हवा और दूसरा ले लेते हैं महल। तो हमारे ये 2 अलग-अलग शब्द हैं और ये दोनों हमारे अलग अलग होते हुए भी जब मिलाकर इन्हें लिखेंगे तो बन जाएगा हवा महल। तो मतलब एक नया शब्द बन गया और ये कहाँ का शब्द है? मतलब किसी जगह की बात कर रहा है, किसी महल की बात कर रहा है। या फिर हम जैसे रसोई घर, तो ये 2 शब्द हैं, लेकिन ये बात कर रहा है किचन की। तो ये यौगिक शब्द हो गए। अब बात करते हैं योग रूढ़ की। योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं? योग रूढ़ वे शब्द होते हैं, जिनसे कि हमें पता चलता है कि ये विशेष अर्थ दे देंगे। मतलब योग तो होगा उनमें, मतलब कि जोड़ेंगे तो, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाएँगे। जैसे देखते हैं कैसे? चक्र, पाणी। तो यहाँ पे चक्र और पाणी 2 शब्द हैं, पर ये रूढ़ किसके लिए है? विष्णु भगवान जी के लिए। ठीक है? या जैसे हम कहें गजानन, तो गज, आनन, ये भी 2 शब्द हैं, गज और आनन 2 शब्द हैं। तो हम कहेंगे ये रूढ़ किसके लिए है? गणेश भगवान जी के लिए। ये हाथी के लिए रूढ़ नहीं है, ये गणेश भगवान जी के लिए रूढ़ है। आगे से और हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आप ध्यान रखिएगा कि रचना की दृष्टि से या बनावट की दृष्टि से शब्द 3 तरह के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नेक्स्ट, रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंड ना हो, उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे कि नाक, कान, पीला। अब जैसे हमने आपको बताया था रूढ़ शब्द क्या होंगे? तो रूढ़ शब्द वे शब्द होंगे जिनके खंड नहीं हो सकते। नाक को तोड़ो, तो हम क्या बना पाएँगे? ना और का। तो ना का अर्थ चलो एक बार को हम नहीं से ले भी लेंगे, पर का तो कोई अर्थ नहीं हुआ ना। मतलब सार्थक खंड होने चाहिए। जब उनको तोड़ें मतलब अलग-अलग करें, उनका कोई दोनों ही शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। तो रूढ़ शब्द की सबसे बड़ी बात होती है कि उनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। आप कोई भी रूढ़ शब्द उठाइए, पर उनको आप खंडित नहीं कर पाएँगे। और दूसरी बात आपको बता ही दी थी कि वो सबसे ज़्यादा पुराने होते हैं, पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। जिसको जो कहते हैं वो वही उसका नाम फिक्स हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला। अब आपको फिर से बता बता दें
कि अब क्या हो रहा है कि यौगिक में 2 शब्द मिल रहे हैं, जैसे आग और बबूला। तो ये दोनों अलग-अलग शब्द हैं। आग अलग शब्द है, बबूला अलग शब्द है, पर इनको मिलाकर हमने बनाया आग बबूला, यानी कि जो बहुत गुस्से में है, ऐसा वाला व्यक्ति। तो इसके सार्थक खंड भी हो गए। या फिर अभी आपको बताया था जिस तरह से कि रेलगाड़ी। अब देखिए 2 शब्द मिले, अब हम इसको मिलाकर अगर हम रेलगाड़ी लिखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेन की बात कर रहे हैं। है ना? तो मतलब जो 2 शब्द होंगे जब उनके टुकड़े करेंगे तो वो सार्थक होंगे। अब रेल का अर्थ भी पता है आपको, गाड़ी का अर्थ भी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ को परिचायक अर्थ के परिचायक हैं। योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, चक्रपाणि, जलज इत्यादि। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताती हूँ। ज जो है वो उत्पन्न और जल के लिए रूढ़ होता है। यानी कि जब भी जलज सॉरी जलज आए या पंकज आए या फिर सरोज, नीरज, आप देखिए सभी में ज है, तो यानी कि ये सब पानी से संबंधित है। जलज, पंकज, सरोज, नीरज। आगे चलते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब ये हम अब पीवाईक्यूज पर आ गए। अब हमने पहले उससे पहले देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या-क्या पढ़ाई की। हमने पढ़ाई की कि हमारे पास में शब्द के किस-किस प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं, शब्द किस-किस प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं। तो पहला हमने पढ़ा था शब्द 2 प्रकार के होते हैं, तो सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। फिर हमने पढ़ा तो शब्द कितने प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर हमने एक और क्वेश्चन किया था कि शब्द रचना की दृष्टि से कितने हैं? यही रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और हमने एक और किया था व्युत्पत्ति की दृष्टि से हमारे शब्द कितने हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये आप इन सभी के क्लासिफिकेशन ज़रूर याद रखिएगा कि ये हमारे सामान्य हैं कि शब्दों के प्रकार, ये हमारे रचना की दृष्टि से हैं और ये हमारे उत्पन्न की दृष्टि से मतलब कौन से शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, देशज, है ना? चलिए, अब हमारा टॉपिक खत्म कर दिया हमने फटाफट जल्दी-जल्दी। अब हम इसी से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ करेंगे। तो पीवाईक्यूज़ करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए हमने पढ़ चुके हैं शब्द होते हैं 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्दों को कितने भेद हैं? याद है तो बताइए? 3 रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नेक्स्ट, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के तो ये है हमारे 2 प्रयोग के आधार पर भी 2 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला है अविकारी और विकारी। देखिए ये टॉपिक आपका थोड़ा-सा रह गया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। अविकारी, विकारी क्या शब्द है? अविकारी वे शब्द होते हैं जो कभी बदलेंगे नहीं। जैसे संज्ञा के विकारी शब्द ले लेते हैं, संज्ञा के शब्द होते हैं, बदलते हैं, सर्वनाम बदलते हैं, विशेषण बदलते हैं। जैसे संज्ञा ले लेते हैं कोई, सपोज़ हमने एक लड़के का नाम लिखा सुंदर, तो ये विकारी कैसे हो सकता है? ये जब तक लड़का है तब तक सुंदर है, लेकिन अगर हमने इसका जेंडर बदल दिया, ये लड़की हो गया तो हम इसको बोलेंगे सुंदरी। तो समझ में आ गया? इसलिए ये विकारी शब्द हुआ। लेकिन अविकारी जो है सपोज़ और है एक शब्द और या अथवा, अन्य, ये इस प्रकार के शब्द हैं कि कभी अपना रंग रूप नहीं बदलेंगे। ना संज्ञा की दृष्टि से, ना सर्वनाम की दृष्टि से, ना विशेषण की दृष्टि से, मतलब इनमें जल्दी से इनमें परिवर्तन होगा ही नहीं। पर विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाएगा। अब कोई विशेषण ले लेते हैं, जैसे लड़के के लिए हम तेज का प्रयोग कर सकते हैं और अगर हम किसी और चीज़ के लिए प्रयोग करेंगे तो हम उसे तेज का तेजी भी बना सकते हैं। या फिर काला, काली, तो यहाँ पे ये विशेषण है दोनों के दोनों, है ना? या फिर तो मतलब जिनमें विकार उत्पन्न होगा। तो प्रयोग की दृष्टि से याद रखिएगा कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी।
चलिए नेक्स्ट, वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है। ये हमारा थोड़ा-सा पिछला ही क्वेश्चन है जो कि आ गया। वर्णों का जो सार्थक समूह होगा वो कहलाएगा शब्द। सार्थक समूह होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए कमल, कमल, तो ये इसका अर्थ समझ में आ ही रहा होगा, कोई नाम या फूल। नेक्स्ट, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः शब्द शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक, निरर्थक। हमेशा ध्यान रखना कि जब वो सिंपल पूछ रहा है, सिंपल शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशी-विदेशी लाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? जो वर्णों के सार्थक समूह हों। बी ऑप्शन है जो सही अर्थ देते हों। सी ऑप्शन है जो दूसरी भाषाओं के हों। डी ऑप्शन है जिनका आधार हमारी मातृभाषा हो। तो कुछ नहीं, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, जो वर्णों के सार्थक समूह हो। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? सार्थक शब्द होंगे। नेक्स्ट, जो शब्द यौगिक होने पर किसी विशेष अर्थ को दे, वो क्या कहलाते हैं वो? हमने बोला था कि यौगिक भी होंगे और विशेष अर्थ भी देंगे, जैसे चक्रपाणी, है ना? या फिर नीलकंठ। देखो, जैसे नीलकंठ बोला, नीलकंठ पक्षी भी होता है ना, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा शिव जी आएँगे, महादेव, है ना? तो जब हम किसी विशेष अर्थ के बारे में बता रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वो उनके लिए रूढ़ हो गए हैं। रूढ़ मतलब फिक्स हो जाना, उसी के लिए फिक्स हो जाना, तो वो योग रूढ़ होता है। नेक्स्ट, तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में आते हैं। सी ऑप्शन है जो संस्कृत में रूप बदलकर हिंदी भाषा में आते हैं। डी ऑप्शन है जो यौगिक होते हैं। तो शब्द तद्भव जो है आपको बताया गया था कि किसी अन्य भाषा से उत्पन्न होंगे और संस्कृत से, जैसे मान लेते हैं संस्कृत से हिंदी में आते हैं, तो रूप बदल कर आएँगे। क्या बदल कर आएँगे? रूप बदल कर। ज्यों के त्यों जो आएँगे वो तो तत्सम होंगे। वो कौन होंगे? तत्सम। संस्कृत वाले भी तत्सम होंगे और यौगिक तो अलग शब्द है। नेक्स्ट, अपने देश के शब्द होते हैं प्रांतीय, विदेशी, यौगिक, देशी। तो अपने देश के जो शब्द होंगे वो देशी कहलाएँगे। नेक्स्ट, जो शब्द लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदल जाते हैं। देखिए, आपको बताया था ना विकार उत्पन्न हो जाएगा जिनमें, वो होंगे विकारी, मतलब बदल जाएँगे। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। लिंग के अनुसार लड़का तो लड़की, है ना? या जैसे कि और एग्ज़ाम्पल बताइए। ईज़ी-ईज़ी एग्ज़ाम्पल आप सोच सकते हैं। जैसे अगर हम खाता है यूज़ करेंगे लड़की के लिए, लड़के के लिए, तो लड़की के लिए कहेंगे खाती है। वचन भी ऐसे ही बदल जाता है। आया और आए, है ना? और कारक, हमारे कारक पता है आपको, कर्ता है, कर्म है, कर्ता, कर्म, करण, ये सब कारक चिन्ह हैं। इनके अनुसार भी हमारे शब्द जब बदलेंगे, तो वे क्या कहलाएँगे? विकारी शब्द कहलाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र का सही तद्भव शब्द है। पत्र का सही तद्भव शब्द क्या होगा? पत्ता। संस्कृत में जो पत्र है, उसको हम पत्ता कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में सबसे अधिक शब्द किस विदेशी भाषा के हैं? देखिए, वैसे तो हिंदी भाषा में सबसे अधिक शब्द जो होंगे वो संस्कृत के होंगे, क्योंकि संस्कृत से ही सीधे-सीधे हिंदी बनी है। लेकिन अगली भाषा जो बनेगी वो उर्दू बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि उर्दू का जो जन्म है वो हिंदुस्तान में ही हुआ है। वह निकली तो अरबी से है, फ़ारसी से है, अरबी फ़ारसी के शब्द मिलाकर ही उर्दू बनती है। लेकिन जो उर्दू है, वह उस पर भारतीय छाप है, हिंदुस्तानी छाप है। तो हम उर्दू के शब्दों को भी कह सकते हैं कि वो हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मतलब निम्न एग्ज़ाम्पल्स में देखा जाए तो उर्दू आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन-सा शब्द है? तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन-सा शब्द है? देखिए, शब्द शब्द का जो अर्थ बोध कराएँगे वो होती है शब्द शक्ति। एक्चुअली क्या होता है, शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है। वो होती है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। देखिए, अभिधा क्या होती है? वे शब्द होंगे जो जिनका अर्थ सीधे-सीधे लिया जाएगा। अर्थात जैसे सूर्य है, तो सूर्य का अर्थ सीधे-सीधे लिया जाएगा, जल का अर्थ सीधे-सीधे लिया जाएगा। यहाँ पे कहीं भी परिवर्तन नहीं हो। जल, नगर, घर। देखिए, अब आप समझ रहे होंगे कि अभिधा, अभिधा को हम एक और कहते हैं, वाचक भी बोलते हैं। तो मतलब ऐसे वे शब्द जिनका अर्थ ना आप सीधे-सीधे लेंगे, उनका कोई भिन्न अर्थ नहीं होगा, जो है वो है। सूर्य है, सूरज है, जल है, जल है, नगर है, नगर है, घर है, घर है। इसको आप कुछ और नहीं
ले सकते हैं। लेकिन लक्षणा क्या होता है? लक्षणा थोड़ा कॉमेडी वाला होता है। जैसे अगर हम किसी को कहते हैं कि तुम गधे हो क्या? तो गधा होने का मतलब ये थोड़ी ना कि वो सचमुच में गधा हो जाएगा। या हम कहते हैं कि तुम तो बैल बुद्धि हो। देखिए मैं सारे नेगेटिव एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, लेकिन ये थोड़े कॉमेडी वे में है। तो मतलब बैल हो जाने से तो मतलब वो बैल थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम उसकी लक्षण को मतलब किसके लक्षण को? गधे के लक्षणों से हम उसका तुलना करते हुए उसको बोल रहे हैं। तो किसी किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह से या फिर हम कोई बहुत वो है मतलब बंदर की तरह उछल-कूद करता है तो हम कहते हैं बंदर हो। तो इस तरह के जो हम किसी के लक्षणों से मिलाकर हम किसी अन्य को हम बोलेंगे तो उन्हें लक्षणा शब्द कहेंगे, लक्षणा शक्ति कहेंगे। और व्यंजना भी बड़ा अजीब-सा है। व्यंजना में क्या होता है कि हम लक्ष्य को ध्यान रखेंगे ना कि उसके वाच्य को। वाच्य मतलब वाचक यानी कि देखिए क्या क्या अर्थ है? थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर कभी 2 चोर हैं, चोरी करने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा, "अरे वाह! अरे वाह! क्या अंधेरी रात है।" तो यहाँ पर अब आप समझ रहे हैं? उसने अंधेरी रात है क्यों कहा? क्योंकि उसका जो लक्ष्य है, चोर का जो लक्ष्य है वो क्या है? वो है कि चोरी करने के लिए ऐसी अंधेरी रात होनी ही चाहिए। क्योंकि जब अंधेरी रात में भी उजाला होगा तो चोर चोरी कैसे करेगा? तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ है कि जो उसको लक्ष्य प्राप्त करना है, उससे उसका वो कार्य पूरा हो जाए। तो फिर से देखते हैं, शब्द शक्ति का मतलब अर्थ बोध कराने के लिए क्या कौन से शब्दों को प्रयोग किया जाता है? शब्द शक्ति का। और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है अभिधा, दूसरी है लक्षणा, तीसरी है व्यंजना। तो अभिधा को वाचक भी कहते हैं। तो अभिधा शब्द वो होंगे जिनका अर्थ सीधा होगा, सीधा होगा, समान होगा। उसको कोई और अर्थ से नहीं जोड़ेंगे। लक्षणा होगा कि हम किसी से उसकी तुलना करते हुए बोल देंगे। किसी भी अन्य चीज़ से तुलना करेंगे। ठीक है? जैसे हम कहें कान बज रहे हैं, तो बजते हैं क्या सचमुच में कान? या कानों के मतलब कहते हैं ना कान बंद हो गए तुम्हारे, तो बंद हो गए क्या कान? तो कुल मिलाकर वो लक्षणा शक्ति है। शब्द शक्ति कैसी है? एक लाक्षणिक शक्ति शक्ति है और व्यंजना में हमने आपको बता ही दिया कि उसमें लक्ष्य क्या है आपका, वो देखा जाना चाहिए। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, लक्षणा लक्षणा शब्द का एक एग्ज़ाम्पल क्या है? तो यह है कि जैसे अगर घर में बच्चे हैं और बच्चे खूब लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं, खूब मार-पीट कर रहे हैं, आपस में खूब मज़े कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही शाम हुई 5 बजे, उन्होंने बोला, "अरे 5 बज गए, पापा आ गए।" पापा आने वाले तो। तो यहाँ पर उनके पापा आने वाले हैं से मतलब हुआ कि चुप हो जाओ, अब शैतानी बंद करो। तो इनका लक्ष्य क्या है? 5 बजने का लक्ष्य ये है कि अब नहीं लड़ सकते हैं, अब पापा आ गए तो वो पकड़ के कूट देंगे सबको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक यहाँ पर ये सांकेतिक होगा, ये प्रिंटिंग का कभी-कभी गड़बड़ हो जाता है। अर्थ का बोध हो, वहाँ कौन-सी शब्द शक्ति होती है? देखो हमने सांकेतिक बताया था ना, सांकेतिक जो होता है वह है संकेतिक, वह है अभिधा शक्ति। तो वह है अभिधा शक्ति। देखिए संकेतिक मतलब संकेत करना, संकेतिक मतलब संकेत कर अब जैसे हम कहें यह घर मेरा है। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड ऐसा नहीं जो हमें कुछ और बात बताए। सबका मतलब स्पष्ट संकेत है, सबका कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि यह घर मेरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सी लक्षणा की विशेषता होती है? देखिए, लक्षणा हमने बताई थी कि जहाँ पर हम एक व्यंग का भी प्रयोग करेंगे, है ना? तो जैसे बताया ना कि तुम गधे हो क्या? या फिर तुम बैल हो क्या? इस तरह का हमने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। तो वहाँ पर हमारी लक्षणा होती है, लक्षण होते हैं कुछ ना, जिनकी हम किसी से तुलना करते हैं, तो व्यंग्यार्थ होता है। वो क्या होता है? व्यंग्यार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 ही भेद हैं। अभिधा इसको हम वाचक भी बुलाते हैं या वाच्य, लक्षणा इसको हम देखिए लाक्षणिक भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लाक्षणिक और व्यंजना, ठीक है? 3 होते हैं। 1, 2 एंड 3 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वह विकारी कहलाएँगे। वही शब्द कौन से कहलाएँगे? विकारी। नहीं सॉरी परिवर्तन नहीं होता है बोल रहे हैं। नहीं होता है तो वो कहलाएँगे अविकारी। तो हमने देखा था प्रयोग के अनुसार कितने शब्द होते हैं? 2 प्रयोग के अनुसार कितने शब्द होते हैं? 2 अविकारी और विकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी बुलाते हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अविकारी शब्दों को हम क्या बुलाते हैं? अव्यय। देखिए अव्यय जो होते हैं वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनमें कोई परिवर्तन
नहीं होता है। जैसे यथा, आ, हर, हम्म, अति। ठीक है, इनमें कोई किसी प्रकार और, तथा। देखिए कोई इनमें परिवर्तन नहीं होगा, इनको कहीं भी रखिए आप, लिंग वचन काल विशेषण इनके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये हमारे क्या कौन से कहलाते हैं? अव्यय। इनको हम दूसरा नाम बुलाते हैं अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वन युग्म का नाम बताइए। तो वन वन युग्म का नाम क्या है? विलोम युग्म, पुनरुक्त युग्म, सार्थक निरर्थक युग्म, पर्याय युग्म। एक्चुअली क्या होता है, पहले हम समझते हैं युग्म क्या होता है। देखिए युग्म होता है जोड़ा। मतलब जब हम कभी शब्दों को हम दो बार दोहराते हैं, तो उन्हें हम पुनरुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुक्त। मतलब दोबारा से इस्तेमाल करना। और उनमें हम बीच में एक योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि कुछ कुछ, है ना? और अगर हम सार्थक निरर्थक युग्म बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? खाना वाना, खाना वाना। और जैसे विलोम शब्द में विलोम युग्म बनाएंगे तो दिन रात, है ना? और मतलब जो भी विलोम युग्म युग्म बनेंगे, युग्म मतलब जोड़ा। तो अब आप समझ ही चुके होंगे। तो यहाँ पे वन वन जो है वो एक ही शब्द को हम दो बार जोड़ रहे हैं। तो जब दो बार करेंगे तो वो पुनरुक्त युग्म बनेगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चाल चलन किस युग्म का शब्द है? तो ये विपरार्थक है, तो ये विपरार्थक तो नहीं है। सार्थक निरर्थक है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोनों शब्द हमारे चलते हैं। निरर्थक निरर्थक है? नहीं, दोनों हमारे सही हैं। तो ये पर्याय युग्म हो गया। ये कौन सा युग्म हो गया? पर्याय युग्म। अभी हम ऊपर सोच रहे थे ना कि जल का कोई युग्म बनाए, पर जल का नहीं बना पाए, लेकिन इसका देखो चाल चलन जो है वो एक ही शब्द युग्म है। मतलब एक तरीके से दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चाय वाय किस युग्म के रूप के अंतर्गत आता है? तो चाय है और वाय है। तो चाय का अर्थ तो समझ में आता है, वाय का आता है? नहीं आता है। तो आप बताइए विरोधी युग्म है, सार्थक निरर्थक है, पर्यायवाची युग्म है कि निरर्थक निरर्थक है? तो देखो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। तो ये सार्थक निरर्थक है। हम पढ़ चुके हैं ना सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो शब्द का जो अर्थ स्पष्ट करे, उसका कौन-सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो उसका सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है, चलिए ऑप्शन ए है वाक्य प्रयोग, दूसरा है भ्रमण, तीसरा है व्याख्यान, तीसरा चौथा है चित्र निर्माण। देखिए किसी भी शब्द का अगर हमें अर्थ सबसे अच्छा प्रयोग करके बताना है तो वह है वाक्य का प्रयोग। वह किसका है? वाक्य का। अगर जैसे हमें कहना है ना जल, तो हमने जल बना दिया, सपोज़ हमने चित्र बना दिया जल का, हमने व्याख्यान में कर दिया, हमने भ्रमण में दिखा दिया, तो हमें समझ में थोड़ी ना आएगा कि कहना क्या चाहते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं मैं जल भरने जाती हूँ। तो हमारा वाक्य का प्रयोग में शब्द सारे शब्द जो हैं, उनका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिस शब्द को सुनकर हम उसके प्रचलित और निश्चित अर्थ को तुरंत समझ लेते हैं, उसे कहते हैं। मतलब जिस शब्द को सुनकर हम उसके प्रचलित और निश्चित अर्थ को तुरंत समझ लेते हैं, उसे क्या कहेंगे? हास्यास्पद रचना, अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति की लक्षणा। तो हम उसे तुरंत समझ लेंगे, वो कौन होगा? अभिधा शब्द शक्ति। क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति वह शक्ति होती है जो सांकेतिक होती है और सामान्य अर्थ जो उसका संपूर्ण अर्थ होगा वही बताती है। आपको पहले एग्ज़ाम्पल बताए थे, सूर्य, नगर, घर, किसी का नाम आदि। तो जो भी शब्द ऐसे होंगे ना जिनको देखकर हम उनको समझेंगे उसका प्रचलित अर्थ क्या है, तो हम तुरंत समझ जाएँगे, तो इसका मतलब वहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध शब्द किस शब्द से होता है? तो हमारे ये रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ ये रचना की दृष्टि से होते हैं ना 3 शब्द। तो इनका अर्थ बोध किस शब्द शक्ति से होगा? तात्पर्य से। इनका किससे? तात्पर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन-सा है? विकारी कौन-सा होगा जो बदल सके? अब देखिए अब यहाँ पर आज जो है, आज को आप किसी भी वचन, लिंग, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके साथ बदल के देखिए, नहीं बदलेगा। अगर हम चलो लड़का-लड़की की बात करते हैं, मैं आज स्कूल जाता हूँ, तो लड़की के लिए भी मैं आज स्कूल जाती हूँ। आज में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। काल देख लीजिए,
मैं आज स्कूल जाऊँगा, मैं आज स्कूल जाऊँगी, तो भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वह तो विकारी नहीं हो सकता है, वह क्या होगा? अविकारी। इधर भी ऐसा ही है, परंतु भी सेम। लेकिन लड़का जो है वो विकारी शब्द है, क्योंकि लड़का जो है वो अगर लिंग का प्रभाव पड़ा, तो वह लड़की बन जाएगा, या वचन का प्रभाव पड़ा, तो वह लड़के बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लड़के। आप समझ सकते हैं कि विकारी शब्द वह होगा जिसका परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द देशज शब्द है? देशज कौन-सा है? लाश, ऑप्शन बी धड़ाम, ऑप्शन सी पतलून, ऑप्शन डी औरत। तो देखिए ऑप्शन, देखिए लाश जो है वह तुर्की मूल का शब्द है, मूल शब्द है। ये तो तुर्की हुआ। पतलून जो है वो भी विदेशी शब्द है, जो कि पैंट से परिवर्तित होते-होते पतलून बना। औरत जो है वो अरबी शब्द है। जो धड़ाम है वह हमारा देशी शब्द है। ठीक है? तो धड़ाम हमारा देशी शब्द हुआ। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, हमने उपसर्ग प्रत्यय अभी पढ़े नहीं है, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि चलो करके देखते हैं कि अ, न, अन एक उपसर्ग है, वो कहाँ प्रयोग नहीं हुआ है। तो उपसर्ग का क्या मेन तरीका होता है कि हम मूल शब्द को बाहर निकालेंगे, मूल शब्द हटा देंगे और जो उसके आगे रहेगा वो हमारा उपसर्ग होगा। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं। जैसे कि जन्म है, तो जन्म के आगे अगर हम आ लगा देंगे तो बन जाएगा आजन्म। तो यहाँ पर ये उपसर्ग है कौन-सा? आ। अब देखते हैं, इच्छा है, उसके आगे हम अगर अन जोड़ देंगे, इच्छा के आगे अगर हम अन जोड़ देते हैं तो बन जाएगा नी-च्छा। अगला देखते हैं, अन-पम, अनुपम। तो यहाँ पे ओ अनु है, अनुचित, उचित, तो यहाँ पर अनुपसर्ग है। अनुगमन में भी अनुपसर्ग है। इन सभी में अनु, 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 इन तीनों में ही अनुपसर्ग है। तो ये तो हमारे नहीं आएँगे, क्योंकि वो अनुपसर्ग का पूछ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा कौन-सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अनिच्छा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गमला और अल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? तो गमला और अल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए फ्रेंच। ऑप्शन ए क्या बताया? फ्रेंच। ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी जापानी। एक्चुअली ये दोनों ही शब्द हमारे पुर्तगाली मूल के हैं, अल्पीन और गमला। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो अलमारी भी ऑप्शन ए, यह भी हमारा पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चारपाई शब्द है। ऑप्शन ए अर्थ तत्व, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी यौगिक। देखिए चारपाई चार और पाई से मिलकर बना है। पाई मतलब पैर, तो इसका अर्थ होता है खाट, या मतलब जिस पर हम लेटते हैं, पलंग। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो यानी कि यौगिक हुआ। ये शब्द क्या हुआ? यौगिक, क्योंकि ये किसी विशेष अर्थ को तो बता नहीं रहा, तो योग रूढ़ तो नहीं होगा। और रूढ़ में क्या होता है? रूढ़ में सार्थक खंड हो नहीं सकते। अर्थ तत्व किसी भी प्रकार का यहाँ पर नहीं लगता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हुआ, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छायादार किस शब्द का किस छायादार शब्द किसका उदाहरण है? विदेशज, देशज, कतार, तत्सम। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, विदेशज, देशज, कतार, तत्सम। तो कतार तो कुछ नहीं होता है, पर हम यहाँ पर ऑप्शन बदल देते हैं, शंकर शब्द। देखिए, क्योंकि छायादार भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, छाया और दार। तो छाया एक तरीके से तत्, भव शब्द है, और दार है अरबी शब्द, अरबी शब्द। जैसे हवादार, है ना? किलेदार, दार लगाते थे उर्दू अरबी शब्दों में। तो ये एक तरीके से 2 अलग-अलग भाषाओं से मिलकर बने। जब 2 भाषाओं से अलग-अलग मिलकर बनते हैं ना शब्द, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम करेक्ट कर सकते हैं, संकर शब्द। ना ही ये पूरी तरह से विदेशी है, ना ही पूरी तरह से देशी शब्द है, ना ही ये तत्सम शब्द है। तो हम इसे संकर शब्द कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें कहा जाता है। उन्हें देशज शब्द कहते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति का नहीं पता है। तत्सम संस्कृत के हैं, विदेशी विदेशी भाषा से आए हैं, सद्भव जो है हिंदी के शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सदाचार शब्द में कौन-सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? तो देखिए सदाचार जो है वो सत, आचार से मिलकर बना है। तो यहाँ पर सत हमारा उपसर्ग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात में कौन-सा उपसर्ग है? तो देखिए मूल शब्द जो होता है वो ख्यात होता है। ठीक है? तो यहाँ पर हमने प्र उपसर्ग लगा के उसे प्रख्यात बनाया है। तो अतः यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वो बन जाएगा प्रख्यात। देखिए आज हमने जो पढ़ा है वह है, आपके पीवाईक्यूज़ खत्म हो गए हैं। फिलहाल हम एक बार रिवीजन करते हैं।
तो आज हमने शब्द रचना पढ़ी। शब्द रचना में हमने पढ़ा शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। फिर हमने उनका उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा। उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर हमने पढ़ा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर होते हैं 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर हमने पढ़ा प्रकार के आधार पर क्या होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, विकारी। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, विकारी, अविकारी। इस प्रकार हमने शब्दों के बारे में पढ़ा। देखिए, शब्द में हमने अब तक जो खत्म कर लिए हुए टॉपिक हैं हमारे शब्दों के रूप, भेद, उपसर्ग, प्रत्यय हम कल और अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, है ना? क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सेपरेट अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कई क्वेश्चंस यहाँ से सीधे-सीधे पूछ लिए जाते हैं कि उपसर्ग कैसे बनेंगे, प्रत्यय कैसे बनेंगे, है तो ये भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया ना, शब्द निर्माण के तरीके ही हैं उपसर्ग। लेकिन हम शब्दों को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, ये सीखने की पैटर्न है। फिर हम संधि भी पढ़ेंगे। ठीक है? द्वितीय आपको समझ में आ ही गया होगा जब हमने पढ़ा 1-1 है ना? इस तरीके से हमने पुनरुक्ति पढ़ा, हमने पर्याय पुनरुक्ति पढ़ा, विरोध पुनरुक्ति पढ़ा, मतलब इसके क्वेश्चन्स किए थे। और अब फिर उसके बाद में हम समास पढ़ेंगे, समास से भी हम लोग शब्द बनाते हैं, शब्द नए-नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रयोग की दृष्टि से भी समास के भेद देखेंगे और समासिक पदों की सूची देखेंगे। देखिए आज की क्लास खत्म होती है, थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, हम उसे करेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप पढ़िए, सफल हुए। जय उत्तराखंड। धन्यवाद।